Hello students, myself Dr. Prana Sharma, lecturer of Political Science. स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में अमेरिका के संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, रचना, नियुक्ति, वेतन, पदावधि, महाभियोग और कार्यविधि का शॉर्ट में हमने इसको समझा था। आज हम उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हुए इसकी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का अध्ययन करेंगे। तो संविधान, विधियों और संधियों से संबंधित मुकदमे अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। राजदूतों, राजनीतिक अधिकारियों तथा वाणिज्य दूतों से संबंधित मुकदमे, नाविक मुकदमे, वे मुकदमे जिनमें संयुक्त राज्य या अनेक राज्य एक पक्ष के रूप में विवादास्पद हो, विभिन्न एककों के बीच के विवाद, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तथा कार्य का अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। मतलब ये जो हमने देखे हैं उपयुक्त 5, तो ये सारे मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि संविधान, विधियों, संधियों, नाविक मुकदमे, विभिन्न एककों के बीच मुकदमे, राजदूतों, राजनीतिक अधिकारियों, वाणिज्य दूतों से संबंधित मुकदमे आदि। अब आता है इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र अत्यंत सीमित है। इस संबंध में स्पष्ट कहा गया है कि उन सब मामलों में जिनका संबंध राजदूतों से, राज्य के मंत्रियों से या अन्य अधिकारियों से हो, और उन सब मामलों में जिनमें कोई राज्य एक पक्ष हो, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र प्रारंभिक होगा। इसके अलावा ऐसे विवाद भी जिनमें केंद्र व प्रांत या राज्यों के मध्य विवाद हो, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। आता है नेक्स्ट पे अपीली क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा न्याय क्षेत्र है अपील संबंधित अधिकार। लेकिन अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में अपील उन सभी मामलों में नहीं हो सकती जिन मामलों में निम्न स्तर के न्यायालयों के निर्णय से किसी पक्ष को संतोष न हो और न ऐसे ही हो कि राज्य के उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय को अपील की जा सके। सन 1925 ईस्वी में कांग्रेस अधिनियम द्वारा अपील का अधिकार निम्नलिखित विषयों तक कर दिया गया था। तो वो विषय क्या है उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे विषय हैं जिनमें संघीय कानून या संधियों को राज्य के न्यायालय में संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो। दूसरा इसमें आता है जिनमें राज्य के किसी कानून को किसी संघीय न्यायालय के संघ के संविधान, किसी कानून या संघ के विरुद्ध घोषित कर दिया गया हो, जबकि राज्य के न्यायालय राज्य के उस कानून को वैध ठहराएं। इसके अलावा राज्य के न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीली क्षेत्राधिकार है उसमें इन दोनों प्रकार के कानून आते हैं। नेक्स्ट आता है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो स्टूडेंट्स, न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं पहले हम ये जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। ब्राइस ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति के संबंध में जो उन्होंने लिखा है वो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जागृत नहीं की, इतनी अधिक चर्चा पैदा भी नहीं की, जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों और कार्यों ने की है जो वह संविधान की रक्षा करते हुए करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए
तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त है, जिन्हें वह अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है और इस पर जस्टिस हुज ने कहा है कि अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। अब आता है इसके अन्य अधिकार। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय अन्य छोटे मोटे कार्यों को भी संपन्न करता है। उसे अनेक प्रशासकीय कार्यों को भी करना पड़ता है। यह निम्न कोटि के कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है और अपने कर्मचारियों से संबंधित अनेक कार्यों को संपन्न करता है। दीवानी या फौजदारी कार्यविधियों का निर्देशन करना सर्वोच्च न्यायालय का ही कार्य है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विकास में भी बहुत सहायता पहुंचाई है। न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार में यह आगा कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रमुख अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों की संवैधानिकता पर विचार करता है तथा उन्हें वैध या अवैध घोषित करता है। इस वैधता का निर्णय 2 कसौटियों पर होता है। वो 2 कसौटियाँ कौन कौन सी है? वो पहली है कि राज्य विधानमंडल को संविधान के अनुसार उस कानून विशेष को बनाने का अधिकार है या नहीं, और दूसरा है कानून का निर्माण विधि की उचित प्रक्रिया के अनुसार हुआ है या नहीं। ठीक है। अब आता है हमारे अमेरिका की जो न्याय प्रणाली है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा सबसे पहले आपका निर्माण, न्यायाधीशों की अवधि, राजनीतिक दलबंदी से अलग, संविधान के संरक्षक, निर्णय बदलने का अधिकार, परामर्श का अधिकार नहीं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, खर्चीली न्याय प्रणाली इत्यादि। तो अब हम इनको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला है निर्माण। तो न्यायपालिका का निर्माण पूर्ण रूप से संविधान द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस ने इसको व्यवस्थित किया है। यद्यपि अमेरिका में संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त 2 और न्यायालय प्रादेशिक व पुनर्विचारक भ्रमण न्यायालय हैं। इस आधार पर ही कांग्रेस के नियमों के द्वारा न्यायालयों का संगठन, न्यायाधीशों की संख्या और उनके अधिकार निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है न्यायाधीशों की अवधि। संविधान में व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश अपने पद पर तब तक पदासीन रहेंगे जब तक कि उनका आचरण अच्छा हो। संविधान की धारा 3 और भाग 1 में कहा गया है कि उच्चतम और निम्न श्रेणी के न्यायालयों के न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। नेक्स्ट आता है राजनीतिक दलबंदी से अलग। तो अमेरिका की न्यायपालिका राजनीतिक दलबंदी से अलग रही है। उसका राजनीतिक प्रश्नों से कोई संबंध नहीं होता है। न्यायाधीश स्टोरी के मतानुसार राजनीतिक बातों का संबंध कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से है। न्यायपालिका के इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है परामर्श का अधिकार नहीं। तो अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति तथा कांग्रेस को परामर्श देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका के न्यायाधीश जितने कार्यपालिका व विधायिका को नियंत्रण से मुक्त हैं, उतने किसी अन्य देश के न्यायाधीश नहीं हैं। इसको हम डिटेल में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से कर सकता है। संघीय न्यायाधीशों को उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उनके कार्यकाल में वेतन तथा अन्य सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है खर्चीली न्याय प्रणाली। तो अमेरिकी न्याय प्रणाली बहुत खर्चीली मानी गई है। साधारण व्यक्ति न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आ पाता है।
इसलिए यह निर्धनों का न्यायालय नहीं है, यह विश्व की सर्वाधिक खर्चीली न्याय प्रणाली मानी गई है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक शक्तियाँ। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय को इतनी अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि उसे संविधान का संतुलन चक्र तथा कांग्रेस का तीसरा सदन कहा गया है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन